नमस्ते आप सभी को सनातन मीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात कुछ लीक से हटकर करेंगे। एक आजकल बहुत नैरेटिव चल रहा है ब्राह्मण विरोध। इस पर बहुत लंबा नैरेटिव है। एक अभी फिल्म आपने देखा होगा, फिल्म निकला है घूसखोर पंडित। फिल्म के निर्माता जो नीरज पांडे वही ब्राह्मण है और उनके जो प्रमुख अभिनेता है मनोज वाजपेयी वो भी ब्राह्मण है। तो दो ब्राह्मण मिलकर एक ब्राह्मण को बदनाम करने, ब्राह्मण को नीचा दिखाने वाली फिल्म बनाई। ऐसा क्यों? इस देश में 3 समुदाय है जिस पर टारगेट करना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही सुगम है। उसमें किसी तरह से कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। पहला है पूरा हिंदू समुदाय। हिंदू समुदाय पर आप टारगेट करें, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। दूसरा है जो बिहार के लोग हैं, बिहारी है, उन पर भी टारगेट करें तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति तीसरा है ब्राह्मण समुदाय, उस पर ही आप टारगेट करेंगे, कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये बहुत ही लोगों को अनुकूल लगता है, इन पर टारगेट करो और ये बहुत लाभदायक धंधा है। व्यक्तिगत इनमें से किसी को करेंगे तो वो सहन नहीं करेंगे, लेकिन एक समुदाय के रूप में ये लोग पूरी तरह से सहन करेंगे। दूसरी बात तो हम यहाँ करेंगे, ब्राह्मण के टारगेट करना धंधा है। जो सनातन विरोधी हैं, भारत को के विरोधी हैं, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ब्राह्मण को टारगेट करना बहुत ही आसान लक्ष्य है। खैबर बोलन दर्रे से आक्रमणकारी आए, वो भी पहला टारगेट, पूरे हिंदुस्तान में पहला टारगेट ब्राह्मण को करते थे। गोवा में जब पुर्तगालियों ने जब नरसंहार शुरू किया, उसमें भी पहला टारगेट ब्राह्मणों का था और उनको लगता है कि ब्राह्मण अगर क्रिश्चियन बन जाएगा तो पूरा गोवा क्रिश्चियन हो जाएगा। ऐसा भारत में सूफियों, इस्लामी आक्रांताओं, उसके भी यही रहा। बाद में जो क्रिश्चियन मिशनरी आए अंग्रेजों काल में, तो उनका भी यही था कि ब्राह्मणों को टारगेट करो। इसलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से चेंज किया मैकाली काल में और पूरी तरह से ये दिखाया कि ब्राह्मण एक शोषक है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। पूरे इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। एका दुका अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बहुत तैयारी पूर्वक, बहुत ही प्रयास करके इसको किया गया ताकि ब्राह्मण को पूरे समाज से काट देना है और अब पूरे बाकी हिंदू समाज को आसान टारगेट कन्वर्जन के लिए आत्माओं की फसल काटने का एक जरिया बनाया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो जात पात है, भारत सनातन धर्म की बात करेंगे तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है ये संन्यास आश्रम, चौथा है वानप्रस्थाश्रम, और 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्ण थी, जाति नहीं थी। ये जो वर्ण था जन्म से आधारित नहीं था, कर्म से आधारित था, जन्म से आधारित नहीं था। जैसा कि मनुस्मृति कहता है जन्म ना जायते शूद्र कर्म ना जायते द्विजा, कि जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्म से सब ब्राह्मण हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि जन्म से कोई ब्राह्मण है ही नहीं, सब कर्म से है। इतना शूद्र थी, लेकिन उनका विवाह एक महर्षि से हुआ था, लेकिन उनके जो पुत्र है ऐतरेय ब्राह्मण कहलाए। महाभारत में जो नहुष जो अजगर बन गए थे, उन्होंने भीम को जगर लिया था। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का तब उत्तर दूंगा, अगर तुम मेरे प्रश्न को उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को, इस महाबली भाई को छोड़ दूंगा। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, तो उसने प्रश्न ये भी था कि ब्राह्मण कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ब्राह्मण वही है जो कर्म से ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जन्म से कर्म से, उन्होंने स्पष्ट दूसरी बार पूछा, बोला नहीं, ब्राह्मण जो है कर्म से ही है। तो यह स्पष्ट है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमने चारों वर्ण को वर्ण से बनाया, वर्ण के आधार पर हमने 4 वर्ण की व्यवस्था किया है। तो ये सारी बातें जो है, ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि हमारी जब वर्ण व्यवस्था थी
वो जन्म से नहीं थी, कर्म से थी। महर्षि वाल्मीकि हो, महर्षि व्यास हो, इनकी ये जो है एक ब्राह्मणी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे लोग, लेकिन सनातन धर्म में इनको महर्षि की उपाधि दिया गया है, इनको आदर सम्मान दिया गया है। अंग्रेजों द्वारा जो दुष्प्रचार है, उस दुष्प्रचार का इतना प्रभाव पड़ा कि बाल गंगाधर तिलक जैसे मनीषी विद्वान व्यक्ति ने भी आर्यों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में स्पष्ट लिख दिया है कि ये जो ब्राह्मण जो है जैसे अभी बोल रहे हैं यूरेशिया से आए थे, उन्होंने लिख दिया था। उस समय तक ऐसा दुष्प्रचार हो गया था, और इसमें इसका पर प्रभाव सभी हमारे जितने पढ़े लिखे लोग थे अंग्रेजी काल में, जो अंग्रेजी सभ्यता पढ़े लिखे थे, उस सब पर ही प्रभाव था। एक भीमराव अंबेडकर ही अब बात थे जिन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी नहीं है, आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों जो है यहाँ के मूल निवासी है। ये भीमराव अंबेडकर ने ये इकलौते व्यक्ति थे, कहा जाना चाहिए, जिन्होंने बोला था कि आर्य जो है इसी देश के थे। और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मैं ये जानता कि भीमराव अंबेडकर ही ये वो व्यक्ति थे जो बोल रहे थे कि ये जो आर्य जो है, आर्य आक्रमण सिद्धांत ही गलत है। आर्य का अर्थ ये है सुसंस्कृत। आज जो ईरान है आर्यन से बना है, उसका जो अफगानिस्तान के एयरलाइंस का नाम ये एरियाना एयरलाइंस है, जो आर्याना से बना है। तो आर्य एक संस्कृति है जिसे सनातन धर्म करते हैं, उसको इन लोगों ने आर्य को एक जाति बना दिया। क्योंकि यूरोप के देशों में भी ये था कि हमारे पूर्व आर्य थे यानी सनातनी थे, तो उन्होंने बोल दिया कि आर्य एक जाति थे, हम उसी के संतान हैं। और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ, और ये कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया ईसाई मिशनरियों, भारत के विरोधियों, भारत के जितने वामपंथियों ने आकर इसमें सब ने मिलकर एक कॉकटेल तैयार किया कि जो ब्राह्मण बाहर से है। आजकल नारे आपने भी सुनते होंगे कि ब्राह्मणों यूरेशिया चले जाओ। अब इनसे पूछो यूरेशिया क्या है? अगर यूरोप एशिया का मिलाकर एक महाद्वीप है, फिर तो भारत उसमें है। तो ये बहुत ही सफल है, ये झूठा एजेंडा बहुत ही सफल है। और सबसे बड़ी बात ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन वामपंथियों ने इसको सबसे ज़्यादा हवा दिया, उस पर 90% से ऊपर ब्राह्मण ही है। और आज भी जो वामपंथी उसमें 70-80% आज भी ब्राह्मण है, और ये पूरा फैलाते हैं दुष्प्रचार सनातन धर्म के ब्राह्मणों के विरुद्ध, और इसमें उनको बहुत लाभ है। विश्व भर में ब्राह्मण दुष्प्रचार का बहुत लाभ है, बहुत बड़ा उद्योग है। विदेशों में डिस्मेंटल हिंदुत्व आज रहते हैं, उसमें पहले ब्राह्मण काटते हैं। ब्राह्मण काटने से क्या है कि धर्म कर्म और से हिंदुओं को हीन किया जाए, ताकि बाकी लोगों के लिए कन्वर्जन के खुला मैदान मिल जाए। तो हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की अपनी गलती नहीं है। आज कांग्रेस को भी लगातार आज भारत पर रहा है, उसमें ब्राह्मणों के वोट का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के 3 बड़े जो वोट बैंक थे, ब्राह्मण, दलित और आदिवासी और मुस्लिम। तो ब्राह्मणों ने पूरी तरह से इसको वोट दिया, और उसने खुला खेल फर्रुखाबादी अपने कांग्रेस ने किया, और उसने मौलाना आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया। अब पूरी तरह से उसने भारत की शिक्षा को पूरी तरह से इस्लामीकरण किया। लेकिन ब्राह्मणों को इससे कभी आपत्ति नहीं रही। वामपंथी के बड़े बड़े नेता ब्राह्मण हुआ करते थे। संघ के भी सारे अधिकांश जो रज्जु भैया छोड़कर सारे के सारे ब्राह्मण हुआ करते थे। और संघ बता रहा है कि 2000 साल से अब जो अपमान हुआ, शोषण हुआ, मोदी जी बोलते हैं कि हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। मतलब ब्राह्मणों से हिसाब किताब चुकता करने का समय है, क्या करना चाहते हैं, यही सब कुछ है। तो ये पूरी तरह से ये नैरेटिव इतना पुख्ता हो गया है कि अब इसमें ब्राह्मण तो बुरी तरह फंस गया है, खुद ही के बनाए हुए जाल में फंस गया है। अब उसको ये नहीं लग रहा है कि इससे कैसे बाहर निकले। तो ब्राह्मण जो है, एक बार ओशो ने कहा था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की स्थिति यहूदियों की तरह है, जैसे यहूदियों की यूरोप में स्थिति है, वही ब्राह्मणों की भारत में है। मतलब हर चीज़ में आगे है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो दुष्परिणाम यहूदियों को यूरोप में भोगना पड़ा, वही ब्राह्मण को भारत में भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तमिलनाडु में तो एक तरह से ब्राह्मणों की स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई है, धीरे धीरे सभी राज्यों में हो गई है।
इस मामले में सभी जाति, सभी लोग, हिंदू समाज में बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सभी जातियों में ये बात अब कॉमन हो गई है कि ब्राह्मणों की जब बात उठती है तो सभी जातियों में एक तरह से मतैक्य है। तो सब सोचते हैं कि ब्राह्मण जो खराब है, ये लोग ठीक नहीं है। तो अब इसमें ये समझना है, पहले ब्राह्मणों को भी सोचना पड़ेगा कि अपने ये जो नैरेटिव है कैसे चेंज होगा। इसमें झगड़ा करने, किसी से लड़ाई करने से कोई लाभ तो है नहीं। तो इस नैरेटिव को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसकी स्थिति बहुत ही भयावह दुष्परिणाम निकलेंगे। मैं सभी से अभी जो लोग कर रहे हैं, आपको किसी पार्टी बंदी से आगे हटकर सबको सोचना होगा। हम किसी ब्राह्मणों को भी किसी से वो नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम उनका जीवन को सुरक्षा तो मिलना चाहिए। अभी दरभंगा में एक गांव ब्राह्मणों के गांव है, जो सभी पर SC/ST एक्ट लगा दिया। यहाँ तक वो लोग जो गांव में नहीं, उस पर भी लग गया, छोटे छोटे बच्चों तक को लगा दिया गया। तो इस पर से बचने के लिए ये आवश्यक है, इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ब्राह्मण भी अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी और रोजगार के अलावा कुछ उनको सूझता नहीं है, तो उससे बाहर होकर सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप किसी ब्राह्मण से बात करेंगे भविष्य को, उसको उसने ही बस बच्चे को कैसे सेटल करना है वो करना, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। इस चक्कर में क्या है कि वो दिन दिन से दिन उनकी स्थिति असुरक्षित होती जा रही है। तो इस सब से उनको बचे और आगे उनको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसा अपना भविष्य है। ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि हिंदू समाज में ही उनका भविष्य है। हिंदू समाज बचेगा तो वो भी बचेंगे, भारत बचेगा तो वो भी बचेंगे। तो ऐसा काम करें कि हिंदू समाज मजबूत हो, ये देश में मजबूत हो, ये सबकी भाईचारा मजबूत हो, तो इससे उनके भी स्थिति ठीक रहेगी। और ये जो बहुत सारे नैरेटिव चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं इसे कि आप भड़कें और फिर आपकी स्थिति खराब हो। तो मैं यही सबसे है, अपने धर्म, अपनी शास्त्र पर को थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करें और ये सीखें। और बहुत सारे लोग, ब्राह्मणों में कुछ लोग हैं जो सोचते हैं नहीं नहीं हम सबसे ऊँचे हैं, हमको भगवान ब्रह्मा जी ने मुख से जन्म दिया, हम ऊपर है। कुछ लोग हैं ऐसे अभी भी। तो वो सोचना चाहिए कि ये सब सनातन धर्म में जन्म आधारित ब्रह्म व्यवस्था रही नहीं, कर्म आधारित रही है। तो इसलिए अब सबसे हमारी ओर से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग इस नैरेटिव से बचें और मिलजुल कर रहें और अपना जो है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। और सबको संविधान ने दिया है, सबको अपने जीने का अधिकार है, सबको इस देश में सबके समान, सबको जो अपने नागरिक होने का अधिकार है, तो ब्राह्मणों को भी है। इसलिए ये सब सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार ने ये नैरेटिव, जो पूरे हिंदू समाज ने मोदी जी को वोट दिया था एकजुट होकर, बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था बटोगे तो कटोगे, तो सारे हिंदू को एकता का मंत्र दिया था, लेकिन उसको पंचर लगाते उन्होंने पूरे हिंदुओं का ऐसा विभाजन कर दिया UGC कानून लाकर कि ऐसा तो पहले कभी नहीं रहा। पूरे के पूरे एक तरह से आशंकित हो गए हैं, एक दूसरे से अविश्वास का एक वातावरण खड़ा हो गया है। तो सरकार को आगे बढ़कर अभी तक एक बयान देना चाहिए था, लेकिन सरकार में लगता है कि बहुत सोच समझ के किया गया है। उसको लगता है कि ब्राह्मणों को जितना हम वो करेंगे, सवर्णों को जितना करेंगे, उससे बाकी वोट बैंक हमारा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये खेल अच्छा नहीं है और इससे जहाँ तक है बचें और सबको साथ लेकर चलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।